किया है, कहा है कि 37% को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो 37% को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये कौन लोग हैं? अधिकांश वैसे लोग हैं जो पलायन करके रह रहे हैं। घर आते हैं 4 बार साल में, 3 बार आते हैं, पर्व त्योहार पे आते हैं। ये गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। आप इनको इस प्रक्रिया के तहत खारिज करना चाहते हो, क्योंकि जो पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है उसके सर्वे उसको डरा रहे हैं। उसका डर दूर करेगा इलेक्शन कमीशन। कितनी स्टेक होल्डर से बातचीत की आपने? आप एक बार फैसला लेने से पहले लोगों को कहते। मतलब जो स्केल है आपके रिवीजन का, इट अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन। लोग खारिज होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 के तहत आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। ये खोखले शब्द नहीं है, इसको जीना पड़ता है। हर का विश्वास जीतना पड़ता है। माफी के साथ कहता हूं, आप लूज कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी डे बाय डे। लेकिन सर, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी की कोशिश है, क्या आप सहमत? नहीं, एनआरसी में क्या होना था और इसमें क्या हो रहा है? माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान। अब आप आधार को भी नहीं मान रहे। कल तक दुनिया भर की चीजों को आधार से जोड़ रहे थे। यू कैन नॉट कन्विंस योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट कन्विंसिंग अदर्स। ये हकीकत है जो इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। बट सर, जो आरजेडी है वो बातचीत कुछ लोगों से कर रहे हैं, इंडिया अलायंस उन्हें जगह दे, अगर ना जगह मिले तो मजबूरन उन्हें सीमांचल समेत बाकी जगहों में चुनाव लड़ना होगा। उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, ये तमाम चीजें हैं, ये सब सारे फैसले काफी कुछ देख के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो वैसे भी ओवैसी साहब एक तरह से पोस्टर बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। उनको मुबारक। सवाल सर ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो कहते हैं कि जब उन्हें अकेले बुलाया गया तो उन्हें समझना चाहिए क्यों अकेले बुला रहा है, अकेले नहीं जाना चाहिए था, सखी सहेलियों के साथ जाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी काफी कुछ देख चुका हूं, काफी कुछ देख चुका हूं। ये पूरा का पूरा देश महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। माफी के साथ कहता हूं, पूरा देश। निर्भया के बाद इसी तरह की बात तब भी हुई थी, पूरा देश जाग उठा था। ये अलग बात है कि आज देश को सुलाने की बहुत सारी चेष्टाएं की जा रही हैं। अभी हमारे बिहार में हुआ था। अब नड्डा साहब ने कल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है। मुजफ्फरपुर में तो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई थी नड्डा साहब। रेप इज रेप, वेदर इन बिहार और इन बंगाल और इन एमपी और इन यूपी। नजरिया पूरे देश का एक होना चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग टीम में मनोज मिश्रा ने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग वहां से सुरक्षित वापस आ जाएं, ये भी भगवान पर निर्भर है। मांग की जा रही है। इस तरह के अतिरेक की बातों को कि जहां जिस राज्य में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं कुछ भी बोल के निकल लीजिए, ये बहुत हल्का बयान है यार। प्रेसिडेंट रूल की मांग की। मैंने कहा हल्का बयान है। प्रेसिडेंट रूल तो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में लगवा दो ना भाई। मुजफ्फरपुर के बाद जहां फेलियर हर तरह का था, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ सिस्टम, हर का फेलियर था, दैट वाज अ फिट केस फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। तो आप लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि संघ मनुस्मृति रहित संविधान को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ चुका है। अब देखिए, मैं संघ के बारे में मेरी राय है, इस देश की राय है, गांधी की एक राय थी, सरदार पटेल की एक राय थी, गोलवलकर की किताब में जो निहित है तो वो शशि थरूर जी की समझ हो सकती है। वो समझ इस देश की सामूहिक चेतना की समझ नहीं है। सर, धनखड़ साहब जब कहते हैं कि प्रेमबल जो है प्रस्तावना जो आत्मा बदले, लेकिन 1976 में 42 अमेंडमेंट में ये शब्द जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। तमाम जो लोग, शुरुआत किसने की थी? होसबोले साहब ने। एक सांस्कृतिक संगठन के तथाकथित नंबर 2 हैं। दिक्कत किस बात से है? सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द से है या उसकी इंसर्शन की डेट से? तय करना होगा ना। इंसर्ट कब किया गया उससे गुरेज है या इन दो शब्दों से परहेज है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 28 तक
जिसको की आर्टिकल कहते हैं, वो सेक्युलरिज्म के बारे में है। Majority of the members of Constituent Assembly, they believed in separation of state and religion. अब आइए सोशलिज्म, आर्टिकल 38 से लेकर के 43 तक एक एक चीज पढ़ लीजिए। इनकम इनइक्वालिटी के बारे में क्या कहता है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या कहता है, आखिर समाजवाद होता क्या। अगर आपको समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है, खुल के बोलिए, कवर मत तलाशिए। Under the cover of change in preamble in 42nd Amendment, it is trash. The important fact is that it is integral to the persona of every Indian. इसी बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई कहते हैं कि यदि देश को एकजुट रहना है तो केवल एक दर अलग था। अब गवई साहब चीफ जस्टिस हैं और ये दौर बहुत विचित्र है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 का एक ऐतिहासिक महत्व था और वो धीरे धीरे घिस चुका था। कोई इस मुगालते में ना रहे कि आपने उसको हटाया। एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल ब्रिज था। तमाम लोगों को पता है, उस दौर के जो भी लोग थे जिनके जिम्मे सरकार और देश चलाने की जिम्मेवारी थी, उन्होंने किस हालात में, किन हालात में ये फैसला लिया था। तो ऐतिहासिक फैसलों को ऐतिहासिक संदर्भ से विलग करके आज की डेट में अगर टिप्पणी होगी तो ये उसी तरह की होगी कि सीजर ने अगर रूबिकॉन क्रॉस नहीं किया होता तो क्या होता।